Around 200 students are there with our faculty members, and the audience is both English and Hindi speaking, sir. And we are law students, so we need to understand the basics and everything of this issue topic. Thank you, Rishabh. Thank you. I as simple as possible. लेकिन आपने जो अभी फिलहाल की समस्या रखी है ना, तो उसको उस पे जाने के पहले आई वुड लाइक all the entire audience to go back a little. We must understand the context in which we are discussing the revival of the Indian economy. Okay? Now, the Indian economy, as we know, has been in the grip of a slowdown for the last 2 years. 2 साल से इंडियन इकोनॉमी एक स्लो डाउन फेज से गुजर रहा है. ये कोविड पहले की बात मैं कर रहा हूँ. और जब ये परिस्थिति पैदा हुई हमारी इकोनॉमी में, तो चारों तरफ से इस पर चर्चा होने लगी और लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई कुछ करना चाहिए. अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4.5% ग्रोथ रेट है, ये भी कंटेस्टेड फिगर है. कंटेस्टेड फिगर इसलिए है कि जब ये सरकार 2014, तो जनवरी 2015 में इन्होंने जो फॉर्मूला है ग्रोथ रेट नापने का, कंप्यूट करने का, उस फॉर्मूला को इन्होंने बदल दिया. खैर, बदल दिया. सारे विशेषज्ञों की राय थी कि बदला जाना चाहिए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था, उसमें सडनली 2 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी कि 280 पॉइंट्स का इजाफा हो गया. अगर मान लीजिए कि 2013-14 13-14 में ग्रोथ रेट लगभग 4% था, वो दोबारा जब कैलकुलेट हुआ तो 6% हो गया. तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए कि भाई ये कैसे हो गया, और सरकार ने एक कमेटी उसके लिए बना दी. ये कमेटी जो है वो इस पर विचार करेगी. कमेटी अभी भी विचार कर रही है, का रिपोर्ट दिया. इसीलिए 4-4.5% का जो ग्रोथ फिगर है, वो भी कंटेस्टेड ग्रोथ फिगर है. बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिनका ये मानना है कि शायद ग्रोथ हमारा 2% से भी नीचे है, जिसमें इसी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम भी हैं, जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च करके इस बात को प्रूव किया कि रियली आवर ग्रोथ रेट इज ओवरस्टेटेड बाय maybe 200 or more basis points. तो इकोनॉमी की हालत पहले से खराब थी. हम सब जानते हैं कि जो कोविड आने के पहले एम्प्लॉयमेंट रेट था, वो 45 ईयर हाई था. 45 ईयर में इतना लो नहीं कभी हुआ था एम्प्लॉयमेंट रेट जितना कोविड आने के पहले हो गया था. अब तो खैर उससे भी बुरा हाल है. और उसके बाद अब सबसे इसका बड़ा उदाहरण आता है, क्योंकि वो बहुत सबके सामने वो उदाहरण आता है, इसलिए मैं उसको उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ. ऑटोमोबाइल सेक्टर. ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी में जिसका बहुत सारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. ऑटोमोबाइल उद्योग है, उससे समर्थन मिलता है बहुत सारे उद्योगों को. तो दर तिमाही, क्वार्टर एंड एवरी क्वार्टर, ये जो ऑटोमोबाइल के सेल्स थे, चाहे वो 4 व्हीलर्स हों, चाहे 2 व्हीलर्स हों, चाहे ट्रक्स हों, उनका डिमांड कोलैप्स कर गया था. और उसमें हर क्वार्टर में, हर महीने में गिरावट दर्ज होती है.
जब इस पर बात होती रही कि भाई ये स्लो डाउन फेज क्यों हुआ और इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे जैसे लोगों ने भी कहा और लोगों ने कहा कि इकोनॉमी में एक साइकिल साइकिल क्या होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिमांड पैदा होता है, मांग जिसको कहते हैं, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मांग जब बढ़ती जाती है तो उसके साथ लोग प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उस मांग को पूरा कर सकें। मांग घट जाएगी तो ये साइकिल कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और हमारी अर्थव्यवस्था में एग्जैक्टली यही हुआ कोविड-19 के पहले, कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये जो डिमांड थी, सबसे मैंने कहा आपको कि बड़ा उदाहरण जो सामने आया वो ऑटोमोबाइल सेक्टर था। धीरे धीरे करके ये सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करता चला गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर से, रूरल इकोनॉमी, और उसकी शुरुआत के पीछे जो कारण था वो ये था, इस सरकार ने 2014 के पहले अपना जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो था, आगे बड़े बड़े किए थे। एक स्वामीनाथन कमेटी सरकार में आने के बाद वो अपने वादे भूल गए, और नतीजा ये हुआ कि एग्रीकल्चरिस्ट जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो कीमत उनको नहीं मिलने लगी। और ये क्यों हुआ? मैं स्वयं अकोला मैंने आंदोलन भी किया। मैंने वहां पर क्या डिस्कवर किया? मैंने ये डिस्कवर किया कि मान लीजिए कि मक्का पैदा करने वाला किसान है, या सोयाबीन पैदा करने वाला किसान, या मूंगफली पैदा करने वाला किसान, वो होता क्या है कि उसने अगर मान लीजिए कि अपने खेत से 10 क्विंटल निकाला इस प्रोड्यूस का, मिनिमम सब प्राइस पर उस प्रोड्यूस को खरीदेंगे, वो किसान से बोलती है हमारा 10 क्विंटल है, उसमें से हम 2 ही क्विंटल खरीदेंगे, 8 क्विंटल और जाकर बेचेंगे। तो किसान तो मजबूर है, तो वो 10 क्विंटल लेकर जाता है और उसको बेचता है मार्केट पर। ऑनेस्ट दामों पर लोग उसको फोर्स करते हैं सेल करने के लिए। तो किसान की जो आमदनी है इसके कारण उसमें भारी गिरावट आई, और जब किसान की आमदनी में गिरावट आई तो लगभग पूरी जो हमारी रूरल इकोनॉमी थी उसके ऊपर इसका असर पड़ा। और रूरल इकोनॉमी से जो डिमांड पैदा होता था, और वो हमारे पॉपुलेशन का आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा भाग हैं, वो डिमांड कोलैप्स कर गया। जब वो डिमांड कोलैप्स कर गया तो उसका धीरे धीरे असर पड़ा बाकी सेक्टर्स के ऊपर। बाकी सेक्टर्स का जो डिमांड था वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगा, और बहुत कम होने लगा। तो इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी समस्या कोविड के पहले थी वो थी कोलैप्स ऑफ डिमांड की। डिमांड इसलिए कोलैप्स किया कि लोगों के पास जेब में पैसे नहीं थे, और इसलिए वो जाकर मार्केट में सामान खरीदने की स्थिति में नहीं थे। जो वेरियस मिनिमम एसेंशियल्स थे उसी को खरीद कर अपना काम चला रहे थे। तो ये जब परिस्थिति पैदा हुई तो सरकार के ऊपर सारे लोगों ने दबाव बनाया। मैंने भी कहा सरकार को एक लिखकर कि सबसे जरूरी चीज जो इस समय है वो है डिमांड को रेज करना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस स्टेज पर कि इकोनॉमी में जो डिमांड होता है वो 2 प्रकार का डिमांड होता है। एक होता है कंजम्पशन गुड्स का डिमांड, और एक होता है इन्वेस्टमेंट गुड्स का डिमांड। कंजम्पशन गुड्स का डिमांड है हमारे एसेंशियल रोजमर्रा के कंजम्पशन की
ड्रिंक्स हैं और भी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसको कहते हैं कि हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम फ्रिज खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे। ये एक हो गया कंज्यूमर गुड्स का डिमांड। फिर होता है एक इन्वेस्टमेंट गुड्स का डिमांड। इन्वेस्टमेंट गुड्स में बहुत तरह की चीजें आती हैं, लोहा आता है, सीमेंट आता है, बिल्डिंग मटेरियल आता है, अम, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको इन्वेस्टमेंट गुड्स कहते हैं। जब अटल जी की सरकार थी और उस समय हम लोगों ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया था, तो आपको याद होगा कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज उस समय कोलैप्स कर गई थी, दुनिया भर में एक संकट हो गया था उसके चलते। फिर हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध दुनिया के देशों ने लगा दिया था पोखरण के बाद। तो उस चुनौती का मुकाबला हम लोगों ने कैसे किया? हम लोगों ने डिमांड सीक्वेंसिंग किया। सीक्वेंसिंग का मतलब ये हुआ कि सरकार के पास भी पैसे तो लिमिटेड हैं खर्च करने के लिए, तो हमारे पास जो पैसे थे उसको हमने सोचा कि सबसे पहले हम खर्च करेंगे चीजों के ऊपर जिसके इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा। ये अनायास ही नहीं था, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट कि उस समय रूरल रोड्स बनने लगी, नेशनल हाईवेज बनने लगे, स्टेट रोड्स बनने लगी, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट का काम होने लगा, टेलीकॉम में भारी सुधार हुआ। और सबसे बड़ा तो काम जो हुआ वो ये हुआ कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत सारे कंसेशंस देकर हम लोगों ने एक क्रांति लाई हाउसिंग सेक्टर में। और हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि उसके चलते बहुत सारे दूसरे डिमांड बढ़ते हैं। ये एक पैकेज बनाकर हम लोगों ने वहां पर सरकार का इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना शुरू किया। तो इसका क्या नतीजा हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट गुड्स का डिमांड बढ़ने लगा। इन्वेस्टमेंट गुड्स का डिमांड जब बढ़ने लगा तो इन्वेस्टर्स जो थे वो पहले तो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके उस डिमांड को मीट करते रहे, फिर उन्होंने ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट करने की कोशिश की, फिर उसके चलते एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ हाईवेज वगैरह का उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो एम्प्लॉयमेंट के एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से लोगों के जेब में पैसा पहुंचा। हम लोगों ने डोल्स नहीं दिया लोगों को, ऐसे ही नहीं कहा कि तुमको हम मुफ्त में पैसे डाल देते हैं तुम्हारे जेब में कि तुम कंजम्पशन करो। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा सीक्वेंसिंग किया कि पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो थ्रू द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, और उसके बाद कंजम्पशन गुड्स का डिमांड ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, और ऐसा हुआ भी। और उसी का नतीजा हुआ कि स्टार्टिंग विद 2003-4 until 2007-8 ये 5 साल का जो पीरियड था that can be recorded as the golden period of Indian economy, where every year the growth rate was in excess of 8%, कभी कभी 10% को भी हमने क्रॉस किया, और चारों तरफ अर्थव्यवस्था में मोमेंटम था और कोई मेजर इशू नहीं था एक्सेप्ट टू कैरी ऑन विद दिस। फिर क्या हुआ कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था जो ओरिजिनेट किया यूएस में, उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। हमारी अर्थव्यवस्था भी उसका शिकार हुई, लेकिन शिकार नहीं हुई जितना दूसरी अर्थव्यवस्था है। मेरा मानना यह है कि यूपीए की गवर्नमेंट ने इस संकट से निपटने के लिए जो उपाय किए उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट गुड्स को ध्यान में नहीं रखा, सीक्वेंस जो था उसको चेंज कर दिया और कंजम्पशन को बढ़ावा दिया। इसके चलते क्या हुआ कि कंजम्पशन बढ़ा, उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ा। फिर आरबीआई ने बाध्य होकर 13 बार उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बढ़ा दिए, जिसके चलते मनी कैपिटल बिकेम नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट ऑल्सो अनअवेलेबल। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा, और आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था फिर हम जब यूपीए ने डेमिट किया ऑफिस 2013-14 में, तो उस समय अर्थव्यवस्था का विकास दर 4%
प्रतिशत पर आ गया था। इंडियन एक्सप्रेस में उसमें हमें बीजेपी, जिसमें हमने सरकार को वार्न किया था कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी और भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खैर, सरकार नहीं चेती और नतीजा ये हुआ कि स्टार्टिंग 2018 हमारे देश में लॉकडाउन का फेज आ। ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में अब कोविड आ गया। अभी कोविड के आए हुए कितना हुआ? 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। और कोविड के आने के बाद से लॉकडाउन के चलते सारी अर्थव्यवस्था जो है वो ठप हो गई है, पटरी से उतर गई है, कलैप्स कर गया है, डिमांड कलैप्स कर गया है और चारों तरफ एक हाहाकार की स्थिति है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका जो है वो ये है। हेलो, am I audible? Yes, sir. Sir, you are audible. अच्छा, so डिमांड कलैप्स, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? सबसे बड़ा उदाहरण आज के दिन है वो मजदूर जो पैदल सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है अपने अपने घर जाने। ये कौन से मजदूर हैं? ये वही मजदूर हैं जिनको अपने राज्य में, अपने प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट नहीं, राज्य से निकलकर वो दूसरे राज्यों में गए जो हमारे जो डिस्कस वो कर रहे हैं वही आर्टिकल दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो मजदूर जब उनके पैसे खर्च हो गए सारे के सारे, तो वो वापस घर जाने के लिए मजबूर हो गए। कोई दूसरा साधन नहीं था तो पैदल जाना। ये मजदूर काम करते थे 6 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में है जो स्मॉल एंड माइक्रो यूनिट्स हैं। हम एक एमएसएमई सेक्टर का जिक्र करते हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। नाउ इसमें 1% जो है वही है स्मॉल एंड मीडियम, 99% माइक्रो यूनिट्स हैं जो 5-10 मजदूरों के साथ काम करती हैं। तो इसलिए घर जाने के लिए मजबूर हुए। अब एक बड़ी विकराल समस्या इस समय हमारे देश के सामने, मैं इसको 2 भाग में बांटकर आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 कि हमें तत्काल एक राहत पैकेज पहुंचाना चाहिए सारे मजदूरों और किसानों के लिए। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि इसमें हमको उनके खाते में पैसा डालना चाहिए, किसी भी तरह उनके फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। एक सर्वाइवल पैकेज की बात करते हैं अरुण कुमार जैसे इकोनॉमिस्ट, और अरुण कुमार जैसे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो समस्या पैदा हुई है उसमें मात्र सर्वाइवल पैकेज, जिसमें फूड ग्रेन्स हैं, जिसमें कुछ कैश है, ये दिस अलोन विल अमाउंट टू अबाउट 18 लाख करोड़ रुपीज, 18 लाख करोड़। तो सरकार ने कहा कि हम पैकेज की घोषणा करेंगे। जो पहला पैकेज आया 1.7 लाख करोड़ का गरीब कल्याण योजना के नाम से, वो नाकाफी हुआ। फिर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज ला रहे हैं और 5 ब्रॉडकास्ट में हमारे वित्त मंत्री महोदया ने उसको बढ़ाकर न केवल 20 लाख बल्कि लगभग 21 लाख कर दिया, 21,97,000 कुछ। अब ये पैकेज आ गया। इसका जब विश्लेषण किया गया देश के अंदर और देश के बाहर, कि दिस पैकेज इज फ्लॉड not only because it does not provide any immediate relief, it is also flawed because long term में जो होगा, जो आर्थिक सुधारों की बात की गई है, वो that is mostly recycling of earlier promises। मैं यहाँ पर रोककर आपको 1 मिनट ये बताना चाहता हूँ, जब वाजपेयी जी की सरकार थी और मैं वित्त मंत्री था, तो उस समय we felt that our economy had progressed from an economy of shortages earlier to an economy of surpluses। इसलिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको हम लोगों ने भी अमेंड कर दिया था, और ये स्टॉक लिमिट वगैरह जो था दुकान में
स्टॉकिस्ट के पास, उसको हम लोगों ने हटा दिया। जब यूपीए की सरकार आई और कुछ दिक्कत पेश आई, उन्होंने फिर से वो जो सेक्शन 7 है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ वी आर रिसाइकलिंग इट एंड वी आर सेइंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा देंगे। कल को कुछ क्राइसिस होगी, प्याज का ही संकट आ गया, आलू का संकट आ गया, किसी चीज का संकट आ गया, तो देखिएगा यही सरकार उसको वापस लाएगी, ये कह के ये समय की जरूरत है। फिर बहुत सारे जो रिफॉर्म की घोषणाएं की गई हैं, हमको लगता है कि वो सब लॉन्ग टर्म में है। और आज जो मजदूर सड़क पर चलने को मजबूर है, जो गरीब हैं, उनका जो घाव है उसमें नमक मलने के बराबर है कि हवाई जहाज का रूट ऐसे बन जाएगा, अंतरिक्ष में हम ये कर देंगे, एटॉमिक एनर्जी में हम ये कर देंगे, उससे क्या लेना देना है गरीब को आज के दिन। इसलिए पूरी पैकेज में सरकार ने एम्पैथी की भारी कमी दिखाई। They have shown complete lack of compassion for the problems that the poor in this country are facing today. और इसीलिए मैं भी सर्वाइवल पैकेज का ही आज के दिन सपोर्टर हूं। पहले तो हमको उनको जीवित रखना है। अब जैसे कि इन्होंने अच्छा किया कि मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपया बढ़ाया। मैं मानता हूं कि अपने आप में नाकाफी होगा, क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो लौट रहे हैं अपने अपने घरों को, उनको अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गांव में मनरेगा में ही मिलेगा। और मनरेगा में और पैसे की जरूरत पड़ेगी। मनरेगा में वो जो 100 दिन का लिमिट है साल भर का, उसको हटाना पड़ेगा। मनरेगा में जो वेजेस हैं उसको और बढ़ाना पड़ेगा। 20 रुपए से काम नहीं चलने वाला है। अर्बन एरियाज के लिए भी हमें रूरल एक अर्बन गारंटी स्कीम चलानी होगी। तो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो चिंता करनी होगी आज के दिन, होगी गरीबों की। पहले चिंता करनी होगी कि हम कोविड के प्रभाव को कैसे रोकें, कैसे स्प्रेड को रोकें। लेकिन दूसरी चिंता करनी पड़ेगी गरीबों की। अब गरीबों की चिंता अगर मान लीजिए 18 लाख करोड़ ज्यादा भी है, उतना हम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से बात हो रही थी कि कम से कम 10 लाख करोड़ का 5% ऑफ द जीडीपी का एक पैकेज आए। ये सवाल उठता था कि ये 10 लाख करोड़ का पैकेज आए तो ये पैसे कहां से आएंगे। मैं मानता हूं कि सरकार के बजट में 10% कटौती करने का स्कोप बराबर आता है। और इसलिए अगर सरकार यूनिफॉर्मली 10% कटौती करने का प्रावधान करे, 3 लाख करोड़, क्योंकि 30 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट है, तो 3 लाख करोड़ वहां मिलेगा। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि 1-2 लाख करोड़ हमको बचेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, लेकिन देश के अंदर हमने प्राइसेस को कम नहीं किया है, कहीं कहीं बढ़ाया ही है टैक्स बढ़ाकर। तो उससे भी राज्यों को, सरकार को मिलाकर 2-3 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। ये दोनों मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपया होगा। बाकी 4 लाख करोड़ रुपया हमको बोरो करना पड़ेगा। हम कहाँ से बोरो करेंगे उसको? तो ये कुछ लोगों का सुझाव था जिससे मैं सहमत हूँ। इस डेफिसिट को मॉनेटाइज करना। मॉनेटाइज करने का मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें बोरो करना चाहिए। कहना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तुम इतने का नोट प्रिंट करके हमें दो। अब नोट प्रिंटिंग का जो धर्रा था, इसको बहुत पहले हम लोगों ने आर्थिक सुधारों के बाद बंद कर दिया। 1995 में ये पूरी तरह से बंद हो गया कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो नहीं करेगी और अपने डेफिसिट को मॉनेटाइज नहीं करेगी। यानी कि रिजर्व बैंक नोट प्रिंट नहीं करेगा सरकार की मदद कर। लेकिन आज एक बहुत ही विकट और विशेष परिस्थिति है। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति, जिसने खुद ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट लाया था, मेरे जैसा व्यक्ति भी आज कह रहा है कि इतना भी डेफिसिट होता है गरीबों की मदद करने के बाद, उस डेफिसिट को हमको मॉनेटाइज करना चाहिए। अब क्या है इसमें दिक्कत? दिक्कत इसमें यह है कि उतना पैसा जब मार्केट में पहुंचेगा
तो इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव नहीं बढ़े, इसके लिए हमें सप्लाई साइड पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं आज के दिन कि सरकार ने पहले भी, जब इन्होंने 1,60,000 या 70,000 करोड़ रुपया लोन टैक्स माफी दिया था बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, तो वो भी सप्लाई साइड मेजर था। आज भी जितना 20 लाख 21 लाख के पैकेज में लोन्स वगैरह का प्रोविजन है, वो सब सप्लाई साइड मेजर्स हैं। डिमांड साइड में डिमांड रेज करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। आने वाले दिनों में अगर हम सीधे पैसे भेजते हैं लोगों के जेब में, खाते में, तो डिमांड बढ़ेगा। मेरा अपना मानना है कि जितने एबल बॉडीड लोग हैं जहाँ पर भी हैं, शहरों में या गांव में, उनको हमें इस बात के लिए इनकरेज करना चाहिए कि भाई तुम काम करो, पैसे कमाओ और उसको उसके बाद जाकर मार्केट में उसको खर्च करो। इससे हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी तरक्की होगी। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स, रेलवेज, टेलीकॉम एक्सेट्रा, उसमें भी तरक्की होगी। हाउसिंग के ऊपर हम अगर विशेष ध्यान देते हैं तो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में तरक्की होगी। और इस तरह के काम जो है इसको हमें करना चाहिए। जहाँ तक छोटे मझौले उद्योगों का सवाल है, उनको हमने 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है जो लोन के रूप में है। तो वो लोन लेंगे जब वो प्रोडक्शन में जाएंगे, प्रोडक्शन में वो जब जाएंगे जब वो मार्केटिंग कर पाएंगे, मार्केटिंग वो जब कर पाएंगे जब हम पूरी व्यवस्था जो है उसको हम चेंज करेंगे और वो जो सामान बनाते हैं उसको वो बेच पाएंगे। अभी आपने देखा होगा अखबारों में एक खबर छपी कि 60% जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स हैं, लॉकडाउन में है, वो 60% अकाउंट फॉर करते हैं। तो ये 60% अगर लॉकडाउन में रहेगा तो छोटे उद्योग जो हैं अगर प्रोडक्शन करते भी हैं, अगर मजदूर वापस जाते भी हैं, तो वो कहाँ से बेच पाएंगे। तो इसीलिए अभी सरकार ऐसा नहीं होना, हमको वो तरह से सोचना है इसके बारे में। एक तो हमें ये सोचना है कि तत्काल हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा हमें ये सोचना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में क्या सोचना चाहिए। बहुत सारे स्टेप जो सरकार ने 20 लाख के पैकेज में घोषणा करी है, वो सारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। हमको उससे कोई एतराज नहीं है। एक ही एतराज है, जैसा आपने शुरू में कहा ऋषभ, और वो है कि स्टेट गवर्नमेंट, खास करके बीजेपी रूल स्टेट जो है, वो लेबर लॉज को जिस तरह चल रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मजदूरों के लिए जितने सेफ्टी वाल्व्स थे वो खत्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद यूपी में जैसे उन्होंने कहा कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो बाध्य होकर उनको वापिस लेना पड़ा। तो ये जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, केवल सड़कों पर चलने वाले मजदूरों के साथ नहीं हो रहा है, वो अन्याय पूरा मजदूर समाज जो है उसके साथ हो रहा है। और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, न विधानसभाओं में हो रही है न लोकसभा में हो रही है। और इस पूरे जो हमारे हालात हैं आज के दिन, इमरजेंसी हालात हैं, उसका फायदा उठाकर सरकार कई ऐसे ऐसे काम कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है, क्योंकि जो ना कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वैलिड मानी जाएंगी अंत में, और ना ही उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे बताऊं कि ये जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसाइटीज का एक एक्ट है जिसको हर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, और उसी में किसानों को हम बाध्य करते हैं कि तुम आओ और जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्लेसेस हैं, यार्ड्स हैं, वहां पर आके अपना सामान बेचो। हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो सरप्लस फूड इन प्रोडक्शन करती हैं, वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाती हैं, और वो एक आमदनी का जरिया है उनका। तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग को पहले तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार नहीं कर सकती, उसको राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकारें करती भी हैं तो उनका फाइनेंशियल नुकसान होगा। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए
मेरा मानना ये है कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। लॉकडाउन को हमें ज़्यादा बारीक बनाना पड़ेगा ताकि हम हथौड़े की चोट हर उद्योग धंधे पर ना कर दें, कृषि के ऊपर ना कर दें। आज भी जब मैं अपने राज्य में झारखंड या बिहार में लोगों से बात करता हूँ तो किसान मित्र मेरे बताते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोशिश तो वो यही कर रहे हैं कि किसानी का काम जो है वो लगातार चलता रहे और चल भी रहा है। वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है। कोई वहाँ पर लॉकडाउन का असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है कि शहरों में, दूसरे स्थानों पर लॉकडाउन में हमें कुछ और छूट देनी पड़ेगी। ज़रूर हमको ये जो महामारी है इसको रोकना है। उसके भी अलग-अलग उपाय हैं जो दूसरे देशों ने किए हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम अर्थव्यवस्था के को ध्वस्त करके, समाप्त करके इसको करेंगे तो हमारे यहाँ देश में लोग भूखे मरने के लिए बाध्य होंगे। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उसके बाद भयानक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हमारे समाज में पैदा होंगे। और हम जब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भाई हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो घरों में सुरक्षित हम नहीं रह पाएंगे, हमारे ऊपर भी आक्रमण होगा, लूटपाट होगी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और अब मैं आपके यहाँ से जो सवाल पूछे, उनका उत्तर जी sir, you talked about state functioning. So recently the government had floated a guidelines on conditions of state borrowing. तो सर स्टेट बोरिंग क्या होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस क्या होता है, एक बार प्लीज वो एक्सप्लेन कर दीजिए, एंड व्हाट इज स्टेट्स रोल इन रिवाइविंग दिस इकोनॉमी. Sorry, I should have talked about that earlier. well, You are audible. Yes sir, you are. Okay. I should have talked about the state role of the states earlier. जो स्टेट्स हैं नॉर्थ कोर्स में उनकी एक बोरोइंग लिमिट होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर स्टेट का भी एक इसी तरह का एक्ट है विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट. और फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो आपके सरकार के टोटल आपका टोटल इनकम है और टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो गैप है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जिसको कि हम बोरोइंग से फिर पूरा करते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बोरोइंग होता है, जैसे इस बार हम 7 लाख करोड़ बोरो करने जाएंगे, बोरो बजट में था, अब तो अभी ज़्यादा होगा. दूसरी बात जो है वो ये है कि स्टेट्स का भी हम एक बोरोइंग लिमिट फिक्स करते हैं ताकि हमारा पूरा नेशनल जो डेफिसिट है, इसमें राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो एक सर्टन लिमिट के बाहर नहीं जाए. क्योंकि वो सर्टन लिमिट से बाहर जाएगा तो फिर जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हैं वो टेढ़ी नज़र से हमको देखेंगी और हमारा जो रेटिंग है उसको रिड्यूस करेंगे. तो इसलिए स्टेट्स का भी एक बोरोइंग लिमिट होता है और स्टेट्स को बोरो करने के लिए को कहा गया कि भाई तुम 100 करोड़ बोरो कर सको. तो महाराष्ट्र 500 करोड़ बोरो करने के लिए किसके पास जाए? वो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, वो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और इस तरह करके वो जितनी उसकी सालाना बोरोइंग है उसको वो इकट्ठा करते हैं. तो ये स्टेट्स का बोरोइंग है. अब आज के दिन जो सवाल है वो ये है कि स्टेट्स आर इन द फ्रंट लाइन ऑफ फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज. स्टेट्स के पास अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड, और कई स्टेट्स ये शिकायत कर रही हैं पहले से उनको जो जीएसटी का शेयर मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया. भारत सरकार ने जो सीमा है वेज एंड मीन्स बोरो करने का रिजर्व बैंक ऑफ द स्टेट उसको बढ़ाकर पहले के मुताबिक 60% बढ़ाया है. तो उससे कुछ मदद मिलेगी, लेकिन स्टेट्स के बोरोइंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा. भारत सरकार की तरफ से जो देय है स्टेट्स का, जो ड्यू है उसको देना पड़ेगा और स्टेट्स को हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर जो भार आ रहा है
जैसे मैं आपसे कह रहा था कि माइग्रेंट्स को खिलाना, तो ये तरीका है जिससे आगे बढ़ सकती हैं, नहीं तो उन्हें बड़ी दिक्कत में हो जाएगी। Sir, Smash किया। Shashwat Tripathi has asked the question that the 20 lakh crore package is basically for granting loans to the industries. How will this package help the common people, especially during the time of COVID-19 when many people are short of money and some are jobless? नहीं, इस सवाल का मैंने जवाब दिया था अभी कि 20 लाख का पैकेज जो है उसके बारे में हमारे देश के भीतर और देश के बाहर जो लोग अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं, सबका मानना ये है, ये जो है ये 2 लाख करोड़ रुपया या 2 लाख करोड़ रुपए से कम है, जो कि सरकार के बजट से जाता है, यानी कि 1% ऑफ जीडीपी और लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, जो कि सरकार के बजट से जाता है। तो इसमें जैसे 40,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है मनरेगा, वो इसमें शामिल होगा। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो छोड़कर कहीं पर 2,000, कहीं पर 3,000, बाकी सारा जो है वो वो लोन है। वो लोन लेना चाहता है उसको लोन मिलेगा, चाहे वो उद्योग हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो किसान हो, उसको लोन मिलेगा। उसकी कोई सीधे मदद नहीं। लोन आप जानते हैं कि लोन इज अ लोन, इट विल हैव टू बी रिपेड विद इंटरेस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें हमने इंटरेस्ट कंसेशन भी कुछ नहीं दिया। But do you think voting like gets implemented in India, will it result in speculation? While the situation on the ground as you know is there is no demand all over here. Sir, note printing का इशू है नहीं, कि इसलिए नोट प्रिंटिंग मैंने जब होता है देयर इज अ हाँ मैं that printing and direct transfer of notes results in inflation. So, I have but do heard you you. think that if note printing is implemented in India, will it result in spike in inflation? मैंने इस सवाल का जवाब दिया था जब मैं आप सामने अपनी बात रख रहा था। I said that theoretically नोट प्रिंटिंग का इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ता है। इट एड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और उससे बचने का के कई तरीके हैं। सबसे बड़ा जो उसमें तरीका है वो है कि हम अपने सप्लाई साइड को मजबूत करें, ताकि जो भी डिमांड आता है उस डिमांड को हम मीट कर सकें। अगर डिमांड को हम मीट कर सकेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। अगर डिमांड को मीट करने में कमजोरी रहेगी तो फिर इन्फ्लेशन होगा। तो अगर हम, और मैं आपसे ये भी कह दूं कि अभी अगर नोट प्रिंटिंग हम करते हैं और उसके बाद उसको लोगों के हाथों में पहुंचाते हैं, तो हम तुरंत दौड़े दौड़े जाकर नहीं खरीदेंगे, तुरंत दौड़े दौड़े जाकर मकान नहीं बनाएंगे, फ्रिज नहीं खरीदेंगे। हम तुरंत जो एसेंशियल कंजम्पशन है उसको करेंगे। और फूड ग्रेन्स, मैं आपको बताऊं कि हम 10 करोड़ टन अनाज के ऊपर आज के दिन बैठे हैं, इसलिए फूड इन्फ्लेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठने लगेगा। बाकी एसेंशियल हम करते रहेंगे, एसेंशियल गुड्स के का भी इन्फ्लेशन नहीं, इसलिए उसका इंतजाम किया जा सकता है। May I ask this question? One of our professor has asked this question from you. I can hear you now. Yes, go ahead. The question is, do you think that government has the expertise to understand the economy and come out with a solution without distress? Is Atmanirbharta an achievable goal in the globalized world? देखिए, सरकार आप लेवल है, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों का, तो ये एक्सपर्ट्स नहीं है। एक्सपर्ट नहीं, आज हमारे जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन पर बहुत एक्सपर्ट माने जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो पॉलिटिशियंस होते हैं और जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन सरकार में जो तंत्र है, जिसको सरकारी वो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir.
जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट इज इन ए पोजीशन टू call upon the services of any expert. Now, as far as that is concerned, let me tell you that India has many very distinguished economists in India and abroad. We have 2 Nobel laureates in our rank. इसलिए there is no reason why the government of India should not reach out to these economists and take their advice. उनका एडवाइस वो लेंगे तो अच्छा ही एडवाइस मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को उनका एडवाइस लेना चाहिए और जहां जहां कमजोरी है, कमी है एक्सपर्टीज की, उसको इस तरह पूरा करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लेकिन जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, आई यूज्ड टू लिसन टू ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल इश्यूज so that I could get ideas from them and then include them for implementation in the budget. ये सबसे बड़ा जो फायदा है वो है भारत सरकार को। They should have reached out. They have not done so, unfortunately. उद्योग धंधे जो हैं, इंडस्ट्री चेम्बर्स हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेनी चाहिए। तो इसलिए राय मशवरे की कोई कमी इस समय नहीं। Sir, there are many questions. Most of them have been answered. Ritansha, your question is already answered. लक्ष्य तिवारी लेबर लॉस पे अभी सर तुरंत बोले हैं। संध्या नाथ, सर संध्या नाथ is asking, please share your views on how India can interact investors given the current scenario of USA imposing sanction on companies moving out of China to go anywhere other than the USA. So investment कैसे लेके आएंगे, ये सवाल है सर फ्यूचर में। नहीं, इन्वेस्टमेंट देखिए, जो जहाँ अट्रैक्टिव लगता है फॉरेन कैपिटल को, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक इंडिया एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अभी आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो, टेलीकॉम कंपनी है, उसमें ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, उनको ट्रस्ट है ये ठीक काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इंडिया को और भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ये करना पड़ेगा कि एक तो फैसला तुरंत, आप जानते हैं कि सिंगापुर वगैरह में 24 घंटे के भीतर वो लोग फैसला करते हैं। तो हमें करना 5 दिन में हम फैसला करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का है कि नहीं है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर ऐसी व्यवस्था करें वो इन्वेस्टमेंट सफाई करे। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 29 मार्च को आया था सर, द नोटिफिकेशन सेड दैट हर कंपनी को अपने वर्कर्स को वेज देना होगा, मैंडेटरी वेज पेमेंट का नोटिफिकेशन ऑन 29 मार्च। yesterday the government has withdrawn that and there are many contentions कि भाई वेज बचाएं, इंडस्ट्री बचाएं या लेबर को वेज दें। सो सर इसमें किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? क्या इंडस्ट्री बचाने के लिए वी नीड टू पे वेजेस, या फिर लेबर बचाने का वो जो बाइनरी है उस पे सर कुछ बताइए। देखिए, आज because of the exceptional circumstances of today, I would suggest that the government will have to bear it for some time. Why were the migrant laborers forced to leave their places of work and they start walking to their villages? Is our government capable, sir? नहीं, वो मैं जो कह रहा हूँ 4 लाख 5 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, कैपेबल का मतलब क्या हुआ? करना ही है, कोई चीज तो करना है। इसलिए सरकार ने पहले इस आदेश को दिया था कि these units will have to pay their workers. They did not pay. They did not pay their wages for March. They did not pay their wages for April. तो नतीजा उसका क्या हुआ कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं खाने पीने के लिए, इसलिए वापस जाने को मजबूर हुए किसी भी तरह। Now the government has withdrawn.
अगर गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है तो फिर गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एट द सेम टाइम अश्यूम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ देयर इज ए डिफॉल्ट गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड पे देयर वेजेस एंड सैलरीज. सर आई थिंक लास्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन है विच आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल बिकॉज उसमें लिख रहे हैं, संध्या नाथ लिख रहे हैं कि सर डू दिस इज अ टू इंश्योर मोर इन्वेस्टमेंट विदाउट फेयरिंग द टैक्समैन. ये सर क्या है सर? Think of tax terrorism, and not only think of tax terrorism, but this government which promised to end tax terrorism in the past 6 years indulge in tax terrorism. This is a very bad practice. It should stop immediately. You cannot force people to pay taxes which are not due. You cannot take away their constitutional rights. There are disputes which they are they can raise under law. This right is a given right. It cannot be taken away through tax terrorism. One last question I want to ask. So so this is Kshitij Rai from Droid Law College. So I want to ask कि अभी जो फिलहाल में गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज निकाला है और माननीय वित्त मंत्री ने इसको 4 दिन के अलग अलग इसको घोषणा की है, तो क्या इससे कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा सर इस पे? क्षितिज भैया, दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड अर्लियर. सर एक बार आप बस ब्रीफ कर दें एक बार. नहीं, इससे मैंने कहा लॉन्ग टर्म मेजर्स, मोस्टली लॉन्ग टर्म मेजर्स इन दिस पैकेज. तो लॉन्ग टर्म में उसका नतीजा निकलेगा, शॉर्ट टर्म में उसका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. Okay, sir. I'd like to thank all participants who participated in this session. I would also like you to inform that, sir, nation building के लिए government of India के लिए जो काम किए हैं, उनके लिए जो उनका recognition और उनका जो पहचान और जो credibility है, is not limited to India also. In 2015, sir was awarded as the highest civilian honor in France also. France में ऑफिशियर de la Légion d'honneur मिलता है. तो सर वो जहां जैसे इंडिया में भारत रत्न है, सर को फ्रांस से भी मिला था. सर हमारे कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सालिम, he would like to give a vote of thanks to you to accept our proposal. Dr. Salim sir, please. Thank you. Shri Yashwant Sinha sir ji, I'm so thankful to your presence today and giving your time to us, our law school and our students and all the fraternity here. We are very thankful to your time and such a great, insightful, detailed analysis of the measures of the government with respect to the present situation and how in the current time and in future time, government can take better measures for the betterment of the people at large, sector-wise and in general for the whole population of our country. We are so thankful to your time and your reflective understanding and your guidance to us and measures which all of us can think and analyze in due course of time. Thank you so much, sir, for your time and appreciating these questions of our students also, sir. Thank you, sir. In this video, please like and subscribe. Don't forget to click the bell button so you can get the notification for new video in future.